जय मुनियासी जय भारत। मैं निशा मिश्रा नायक वन में आपका स्वागत करती हूँ। जिन खबरों को सोशल मीडिया के माध्यम से छुपाया जाता है उन खबरों को उजागर करने के लिए यह कार्य जिसमें आपको दिखाई जाती है प्रतिदिन सड़क से लेकर संसद तक की ताजा खबरें। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। फुले अम्बेडकरी मूवमेंट के सभी महापुरुषों को अभिवादन करता हूं। साथियों, ये हमारा 21वां अधिवेशन आज 5वां दिन है और इसे सफल बनाने में आप सभी साथियों ने जो सहयोग दिया है आपके लिए उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। साथियों, आने वाले समय में हमें समय पर काम करना पड़ेगा। जो नेटवर्किंग का कार्यक्रम है, भौगोलिक नेटवर्किंग और सामाजिक नेटवर्किंग का जो कार्यक्रम है वो हमें समय पर पुनः पूरा करना पड़ेगा। इसके लिए साधन संसाधनों का निर्माण करना पड़ेगा। आज हमारे समाज में साधन संसाधन देने वाले जो लोग हैं, साथ सहयोग करने वाले जो लोग हैं वो बहुत बड़े पैमाने पे है। ना कहने वाले की भी संख्या ज़्यादा है, लेकिन हम ना कहने वाले की तरफ ज़्यादा सोच नहीं करनी चाहिए। जो साथ सहयोग दे रहे हैं उनके तरफ हमें ज़्यादा ख्याल करके उनका साथ सहयोग कैसा हम जोड़े, उनको कैसा जोड़ जाए और साधन का निर्माण कैसा करेंगे, इसके बारे में हमें निर्धार पूर्वक काम करना पड़ेगा। हमें जो भी काम करना है साथियों, कमिटमेंट से काम करना पड़ेगा, निर्धार पूर्वक काम करना पड़ेगा। ये हमें करना ही है, ये दिल में सोच रख के काम करना पड़ेगा। और इसके लिए ये जो हम सोच बनाएंगे, जो काम हमें करना पड़ेगा, उसका अगर हम नियोजन करेंगे समय के साथ, उसका जो नियोजन करेंगे तो वो पूरा करने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। ये सब पूरा करने के लिए हम हमारे एरिया में नए नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना चाहिए और उनको हमारे साथ ये काम के लिए, ये पूरा करने के लिए उनका ज़्यादा सहयोग लेना चाहिए और ये हम करते रहेंगे। और हमारे जो मकसद है, व्यवस्था परिवर्तन का जो मकसद है, राष्ट्रीय जन आंदोलन खड़ा करने का जो मकसद है, वो समय पर हम पूरा करेंगे। इसके साथ में मेरा 2 शब्द पूरा करता हूँ। जय मूल निवासी। अगले वक्ता पीके मेश्राम। पीके मेश्राम मध्य प्रदेश से। सभी साथियों को जय मूल निवासी। मैं पिछला संदर्भ ले रहा हूँ। बॉम्बे के अधिवेशन में मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशनल बातें कही थी। उस ऑर्गेनाइजेशनल बातें के बारे में हमारे जो भूतपूर्व सीएसी एक डॉक्टर थे, वो मुझे जब नागपुर में मिले, उन्होंने ये कहा कि मेश्राम जी, बोले आपने जो अधिवेशन में मंच पे कहा उससे आपकी कीमत कम हुई है। मैंने बोला उनको, मेरी क्या कीमत है? तो संगठन में अगर कोई कार्यकर्ता अपनी कीमत, अपनी हैसियत, अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए काम करता हो, वो संगठन का काम करता है ऐसा मानना नहीं जाना चाहिए। उस व्यक्ति ने, उस डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम्हारी कीमत कम हुई है। मैंने दूसरे लोगों को ये बताया कि पीके मेश्राम की कीमत कम हुई है। तो मैं ये मानता हूँ कि मेरी कीमत क्या है? मैं तो इस विचारधारा में, इस संगठन में काम करते हुए अपने को अगर खो सकता हूँ और वो नींव का पत्थर बन सकता हूँ तो मैं उसमें फख्र महसूस करूंगा। साथियों, संगठन जो होता है वो संगठन की 5 अवस्थाएं होती है। वो 5 अवस्थाएं है: प्रारंभिक अवस्था, विकासावस्था, सुदृढ़ अवस्था, सक्षम अवस्था और उसका मेंटेनेंस अवस्था, संवर्धनावस्था। हमारा जो वामसेप संगठन है, मेरे ख्याल से 2 चरण जो हुए, प्रारंभिक अवस्था से और विकास अवस्था से निकलकर अभी सुदृढ़ अवस्था में तरफ में जा रहा है। डेवलपिंग और डेवलप के स्टेज पे जा रहा है। उसके लिए हमें कई सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। क्या सावधानियां बरतनी पड़ेंगी? संगठन चलाना, विचारधारा का प्रचार करना,
इसमें सावधानी ऐसी है कि हर एक व्यक्ति जो सामूहिकता में काम करता है वो विचारधारा का वाहक होता है। विचारधारा का वाहक होता है, लेकिन उसके पास में पूर्वानुमान और पूर्वाकलन नहीं होता। विचारधारा का प्रचार प्रसार करने वाला होता है, लेकिन जिनके पास में पूर्वानुमान और पूर्वाकलन का क्षमता रहती है वो नेतृत्व करने वाले लोग होते हैं, वो नेतृत्व प्रदान करने वाले लोग होते हैं। और नेतृत्व प्रदान करने वाले लोग अगर हम सामूहिक रूप से काम करते हैं, ये बड़ा अच्छा तंत्र है। लेकिन सामूहिक नेतृत्व जो होता है, वो सामूहिक नेतृत्व, हमने जो वामदेव का इतिहास देखा है, वो सामूहिक नेतृत्व उतना प्रभावी नहीं होता है। सामूहिक काम करे, लेकिन सामूहिक नेतृत्व ये कभी कभी संगठन को विनाश की ओर ले जाता है। उसलिए सक्षम नेतृत्व, क्योंकि विचारों की प्रस्तावना के लिए नेतृत्व का प्रस्तापन होना जरूरी है। अगर कितने भी प्रभावी विचारधारा हो, लेकिन अगर नेतृत्व कमजोर है तो प्रभावी विचारधारा का भी अंत हो जाता है। इसलिए हमने अगर इस विचारधारा को आगे बढ़ाना है तो हमारा जो विचारधारा है उसमें एक सेनापति और सरसेनापति की कॉन्सेप्ट स्वीकार करनी चाहिए। अब दुनिया में जितने भी क्रांतियां हुई है, माओ ले लीजिए, तथागत ले लीजिए, उन्होंने सेनापति के तौर पर यह काम किया और लोगों ने उनके ऊपर में विश्वास किया। हमने अपने नेतृत्व के ऊपर विश्वास करना चाहिए और नेतृत्व ने हमारे ऊपर में विश्वास करना चाहिए। ये दोनों आपस की तालमेल है। नेतृत्व के ऊपर विश्वास रखना है, उनको सेनापति मान के काम करना चाहिए, लेकिन ये सावधानी भी बरतनी चाहिए कि नेतृत्व कहीं भड़क न जाए। इसलिए अगर आपके पास में कैपेबिलिटी है कि नेतृत्व सही है, जो जिस विचारधारा के साथ में वो काम बढ़ रहा है वो क्या सही है या गलत है, जब सही है तो आंखें मूंद कर उनके ऊपर में विश्वास होना चाहिए, और जब गलत है तो उनको सावधान करना चाहिए। ये ऑर्गेनाइजेशनल बात है, मैं बहुत संक्षिप्त में कर रहा हूँ, डिटेल इसमें हम चर्चा कर सकते हैं। मैं इतनी बात कहकर अपने शब्द पूरे करता हूँ। जय मूल निवासी। अगले वक्ता वीर सिंह बहुत, दिल्ली से। साथियों, मैं तो अपनी स्लिप साथ ही लाया हूं और लोगों को स्लिप मुझे देनी पड़ती है, अच्छा नहीं लगता, मगर इनका आदेश है तो स्लिप देनी पड़ती है और अपनी स्लिप साथ ही लाया हूं, तो 3 मिनट में ही अपनी बात समाप्त करूंगा। पहली बात कि ये अधिवेशन, ये सभा, ये संगोष्ठियां, ये कार्यक्रम केवल कार्यक्रम नहीं है, ये ही युद्ध है। आप इस युद्ध में फूले जी और बाबा साहब की तरफ से लड़ाई लड़ने वाले योद्धा हो। मूल निवासी बहुजन समाज की लड़ाई का यही तरीका है। तीर, तलवार, बंदूक, तोप, गोले, बारूद से और कोई लड़ाई नहीं होनी, यही युद्ध है। इसमें कितना सहयोग, कितनी ताकत, कितनी ईमानदारी, कितनी हिम्मत, कितने हौसले से आप लड़ रहे हो, यही युद्ध है। पहली बात। दूसरी, हमारे जो महापुरुष हुए, जिन्होंने लड़ाई लड़ी, जो वर्तमान में हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनमें कहीं यहाँ वक्ता के रूप में आपने सुने हैं, बहुत से यहाँ बैठे हैं, जैमिनी, कडू जैसे लोग यहाँ बैठे हैं, जिनसे यहाँ के नहीं पूरे भारत के लोग प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने साहित्य लिखा है, अपने विचार पुस्तकों के रूप में, मैगजीन और पत्रिकाओं के रूप में दिए हैं। वो साहित्य आज उपलब्ध है।
उस साहित्य को हम खरीदें, उस साहित्य को हम पढ़ें, क्योंकि केवल वो साहित्य नहीं है, उसमें आपने लड़ाई कैसे लड़नी है ये युद्ध की नीति भी उन्होंने बताई है। आपका दुश्मन कौन है उस साहित्य में इन महापुरुषों ने और उन महापुरुषों ने बताई है। युद्ध की नीति, रणनीति, कूटनीति क्या होगी वो साहित्य में, पुस्तकों में बताई है। और हमारे घरों में सब चीज होती है, केवल पुस्तकें ही नहीं होती। हमारे घरों में रेडियो है, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, सोफा सेट है, स्कूटर है, कार है, और जिनके पास नहीं है वो इनको लेने के प्रयास में है। किसी भी तरीके से मिल जाए, बात लड़ाई की करते हैं। अधिकतर लोग आंदोलन की बात सुनने के लिए आते हैं। आंदोलन की बात लोगों को सुनना अच्छा लगता है, आंदोलन करने के लिए अभी लोग तैयार नहीं हो रहे। आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आप तो तैयार ही हैं। अच्छा, तो साथियों, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अंतिम बात कहते हुए, समय का पाबंदी है, क्योंकि मैंने कल भी कहा था घड़ी सबके पास है, घड़ी सब रखते हैं, समय बताना सब जानते हैं, मगर समय की पहचान कुछ लोगों को है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अगले वक्ता मान्यवर हमीद शेख। मान्यवर हमीद शेख, महाराष्ट्र। इस देश में समता, स्वतंत्रता, मानवता, बंधुता को स्थापित करने के लिए अपना योगदान देने वाले और संघर्ष करने वाले सभी संस्था, संगठन, पंथ, धर्म और महामानवों को मेरा क्रांतिकारी सलाम, क्रांतिकारी जय मूल निवासी। उपस्थित महाराष्ट्र आए हुए माननीय जैमिनी कड़ू जी, माननीय मेश्राम जी और मेरे जागरूक लड़ाकू साथियों, संघर्ष का बिगुल बज चुका है और युद्ध की तैयारी शुरू हो गई है। आपको एक संदेश मिल चुका है, चलो गांव की ओर, और दूसरा अस्त्र मिला है मूल निवासी। मूल निवासी का अस्त्र आपके लिए ये कोई एटम बम से बड़ा काम करेगा। आप सिर्फ गांव में जाइए। मैं कहता हूं अगर 10 आदमी मिलते हैं तो 10 आदमी, अगर 5 आदमी मिलते हैं तो 5 आदमी, और अगर एक भी मिलता है तो एक आदमी गांव में जाए और गांव की गलियों में घूम के सिर्फ एक नारा लगाए, मूल निवासी जिंदाबाद, मूल निवासी के अधिकार जिंदाबाद, मूल निवासी जिंदाबाद। गांव वाले आपको पूछेंगे कि मूल निवासी क्या है। गांव वाले खुद ही आपको कहेंगे कि क्या है मूल निवासी। और आप जब बताएंगे कि यहाँ की 90% जनता, यहाँ के गरीब, यहाँ का किसान, यहाँ का मजदूर, यहाँ का बेरोजगार आदमी मूल निवासी है, तब पूछेंगे हमें क्या करना चाहिए। तब आप उनको नहीं बताएंगे, वो आपको पूछेंगे। और जब आपको पूछेंगे तो आप सब उनको बताइए, आप उनको ब्राह्मण बताइए, बेरोजगारी बताइए, सब काम बताइए, आपकी जीत निश्चित है। आपके साथ 90% सैनिक है। भारत के 90% जनता ये आपके सैनिक है और आपकी जीत निश्चित है। आप इसमें भरोसा रखिए कि आप जरूर ये जीत निश्चित करेंगे। आप गांव में जाने के लिए और जो दूसरे में थोड़ा आपको 1-2 बता सकता हूं कि सबसे पहले ये काम करने के बाद हम लोग सबसे पहले गांव की स्कूल है जहां पर हमारे शिक्षक लोग हैं, और ज़्यादातर लोग गांव में शिक्षक ही है, क्योंकि ब्राह्मण ज़्यादातर अपनी अय्याशी के लिए शहर में बसे हुए हैं। तो आप लोग गांव में जाइए, गांव में जाकर पहले शिक्षकों को कांटेक्ट करके उनसे बात कीजिए, जो प्रधान अध्यापक है उससे बात कीजिए और उससे अपनी बातें रख के मूल निवासी की कंसेप्ट को समझा कर उनसे बात कीजिए और उनके थ्रू एक मीटिंग लीजिए।
अगर शिक्षक या प्रधान अध्यापक आपके साथ बातचीत करने के राजी नहीं होता है तो फिर आप गांव के सरपंच या पंचायत सदस्यों से मिलिए, उनसे बात कीजिए, वो आपसे जरूर बात करेंगे। अगर वो भी नहीं मिलते हैं तो गांव के चबूतरे पर जब लोग बैठते हैं तो उनसे मिलिए और उनसे बातचीत करके अपनी संगठन की बात बढ़ाइए। सबसे महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली मैं बात करना चाहता हूँ। महाराष्ट्र के सिलसिले में आज जो सबसे बड़ा मुद्दा मिला है हमको, शिवाजी महाराज का, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जो अभी तक ब्राह्मणों ने गलत इतिहास लिखा था और गलत बातें की थी, उसको हम लोगों को एक महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं को सबसे बात कहना चाहता हूँ कि एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है ओबीसी को साथ में लेने का, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो मुद्दा है वो सबसे बढ़िया मुद्दा है। उसको लेके हम गांव में जागृति कर सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। उसी इस मूल्यवासी संकल्पना से न सिर्फ ओबीसी, एससी, एसटी बल्कि जो धार्मिक अल्पसंख्यक है, मुस्लिम और क्रिश्चियन, बौद्ध, सिख, इन लोगों की हमें साथ जरूर मिलेगी। और आप हौसले बुलंद रखिए और अपने इरादे फौलाद बनाइए, आपकी जीत निश्चित है। सिर्फ एक छोटे से गजल के शेर के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि आसमान में छेद कैसे नहीं होता, आसमान में छेद कैसे नहीं होता, एक तबीयत से पत्ता उठा के मारो यारो। धन्यवाद। आपने को मेरे को मान्यवर हमीद शेख के बाद मास्टर धर्मपाल जी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में शुरू से ही जुटे हुए हैं और आज हमारे बीच में मैं इनसे गुजारिश करूंगा अपनी बात रखें। साथियों, जैसे कि डोगरा जी ने कहा कि शुरू से जुड़े हुए हैं, तो 4 दिन से आज 5वां दिन है, तो 4 दिन से मैं ये सोच रहा था कि कहीं मुझे भी थोड़ा बोलने का जहाँ समय मिलेगा, लेकिन ये यहाँ के हमारे अपने साथियों की वजह से मुझे सिर्फ 2 मिनट ही मिले हैं, क्योंकि जब हम को यहाँ से तो ये प्रोग्राम शुरू करना था तो उस समय पंडाल में कोई नहीं था। तो हम भी चाहते हैं कि जो पुराने साथी हैं वो भी चाहते हैं कि चलो हमें कोई सुना जाए, हमारे भी कुछ बुलबुले हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सबसे पहले इतना अच्छा प्रोग्राम आज 5वें दिन में दाखिल हुआ है और इतनी तादाद में लोग आए हुए हैं, लेकिन एक अभाव शुरू से अब तक रहता है कि लोग बुलाने पर पंडाल में नहीं आते और हर काम जो है जब चाय का टाइम हो तो नहाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आगे के लिए हमारे साथी इसका ध्यान रखेंगे। बाकी मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि समय का अभाव है, कि संगठन बनाना एक मधुमक्खी जैसे शहद इकट्ठा करती है ऐसा काम है। और इसमें मैं क्योंकि शुरू से लगा हुआ था तो इसलिए जो इसमें शहद की मक्खी जो की रानी मक्खी होती है, उसके अलावा कुछ चोर मक्खियाँ निकली हैं जिन्होंने थोड़ा सा शहद उड़ाया है, लेकिन ऐसी कोई डिमोरलाइजेशन वाली बात नहीं है। और हमारा जो आंदोलन है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है और इसके लिए जहाँ जितना मेरी शक्ति है मैं काम करता रहूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा जम्मू कश्मीर की भूगोलिक और सोशल जो स्थिति है उसके बारे में मैं 2 बातें सिर्फ रखूँगा कि जम्मू कश्मीर जो है वो उसके 3 पार्ट हैं, 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा जम्मू रीजन का है, एक कश्मीर का है और एक लद्दाख का है। और उसमें उसका जो सोशल स्ट्रक्चर है जो वो 4 हिस्सों में है। उसमें
एक करगिल का एरिया पड़ता है। करगिल के बारे में बहुत सारे साथियों ने सुना होगा, तो अपने ही देश में जो अटल जी लड़ाई लड़ रहे थे, तो वो एरिया है। वहाँ जो है टोटल कन्वर्शन हुई है और सभी मुसलमान लोग रहते हैं, लेकिन वो वहाँ का जो है वो बिल्कुल प्योर आर्यन ब्लड है। तो इसलिए आर्यन ब्लड कह के मैं यहाँ कहता हूँ कि कैसे किस किस्म के वो लोग होंगे। सबसे प्योर ब्लड जो है इस भारत देश में वो करगिल में है आर्यन का। दूसरा जो एरिया है वो लद्दाख का एरिया है, वहाँ बुद्धिस्ट हैं, लेकिन वो बुद्धिस्ट जो हैं वो ब्राह्मणवादी ज़्यादा हैं। तीसरा जो एरिया है वो टोटल मोहम्मदन कन्वर्टेड एरिया है और उसमें टोटल कन्वर्शन हुई है। हमारे लोग जो थे वो टोटली कन्वर्ट हो चुके हैं, क्योंकि इस्लाम का काम वहाँ पर सबसे ज़्यादा हुआ है। और जब इस्लाम में बराबरी का दर्स मिला तो लोगों ने टोटल कन्वर्शन की हुई है। तो वहाँ भी 85% ही हमारे लोग हैं और 90% हमारे लोगों से कन्वर्ट हुए हैं, और उनको जोड़ने के लिए भी हमने कोशिश शुरू से की है और अभी भी कोशिश में लगे हुए हैं। तो तीसरा एरिया है जिसको ब्राह्मणवादी कहते हैं कि ये हमारा हिंदू एरिया है, लेकिन उसमें मैं समझता हूँ कि शेड्यूल ट्राइब जो है, शेड्यूल कास्ट के से भी ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं, वो गुज्जर लोग हैं। तो गुज्जर लोग जो हैं वो भी, उनको भी उन्होंने अपने ढंग से मनुवादी बना रखा है, लेकिन वो उनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस जो है अभी अभी मिला है, और उसमें कोई इतने वो अभी हासिल भी नहीं कर सके थे कि ये ग्लोबलाइजेशन और नेशनलाइजेशन और दूसरे ये सब आ गया। इसलिए साथियों मैं ज़्यादा ना कहते हुए क्षमा चाहता हूँ जो आपका समय लिया। इसी के साथ जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत। अगले वक्ता परीक्षित भाई राठौर, गुजरात। साथियों, आज का ये अधिवेशन का आखिरी दिन और आखिरी दिन का ये समापन समारोह का कार्यक्रम चल रहा है। मैं गुजरात की ओर से आप लोगों का धन्यवाद देता हूं कि भारी मात्रा में लगातार 5 दिन तक यहाँ गुजरात के सारे SC, ST, OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के लोग आए। साथियों, गुजरात की एक खास बात रही है कि हम गुजरात में दोहरे मापदंड से गुलाम हैं। एक तो ब्राह्मणवाद हमारे ऊपर भरपूर, जैसे ऑल इंडिया में छाया है, ऐसा ही शिकार हमारे गुजराती साथी ये ब्राह्मणवाद से ग्रस्त है। साथों साथ गांधीवाद के भी हम शिकार है। यहाँ गांधी गुजरात में पैदा हुआ और गांधी की जो विचारधारा है ऑल इंडिया में जो जितनी है, इससे ज़्यादा प्रभावी हमारे बैकवर्ड के लोगों के सर पर है। हमारे यहाँ सुलेमान संघार साहब जो मुस्लिम साथी है, जिसने पहली दफ़ा हमें गुजरात में मुस्लिम सम्मेलन लिया, एक खुले में लिया, तो इतना हंगामा हो गया कि पूरे गुजरात में ये बात जानने में आई, क्योंकि दंगा फसाद जो हुआ इसमें मुसलमानों के साथ हमारे पिछड़े लोगों को जोड़ दिया गया था। जो मुसलमान को काटा गया, जलाया गया, मारा गया, लूटा गया, इनकी वेदना कहने के लिए हमारे गुजरात के मुसलमान भाई जब हमारे पुलिस कमिश्नर के पास जाके कहते हैं कि हमें ये हमारी वेदना, हमारा रोना धोना है, गाना है, तो हमको मौका दीजिए। गुजरात सरकार ने और होम मिनिस्ट्री ने इनको मना फरमा दी। तब जाके हमारे सुलेमान भाई और हमारे कुछ मुस्लिम साथी आके कहे भी हमारा रोना धोना है, ये आप बामसेव के जरिए हमारी बात रखने का मौका दीजिए। ये पहला प्रयोग हमने गुजरात में ओपन में लेकर के किया। काफ़ी
माहौल बना और हमारे जो मूल निवासी धर्म परवित मुस्लिम भाई है, इनको ये लगा कि हमारी जो वेदना है, हमारा जो दर्द दुख है, वो मूल निवासी भामसेब के जरिए ही इनका हल ढूंढ सकते हैं और ये लोग ही हमको उजागर कर सकते हैं। तो साथियों, ये बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आपने मेरे को सुना, आभार। जय भीम, जय मूल निवासी। समारोपी प्रतिनिधि सत्र का समापन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे, मेश्राम जी। साथियों, अधिवेशन का हमारा 5वां दिन है और 5वें दिन का जो डेलीगेट सेशन है, जो प्रतिनिधि सत्र है,